नमस्कार। आज की ऑनलाइन कक्षा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं आचार्य रितेश कुमार। आज मैं यहाँ लाया हूँ आप लोगों के लिए कक्षा 12 के विषय बैंकिंग में नेक्स्ट चैप्टर समाशोधन गृह क्लियरिंग हाउस। ये चैप्टर जो है थोड़ा थ्योरिकल इसमें ज़्यादा नहीं है, बस कुछ मोस्ट चीज़ें हैं और ये आज ही की वीडियो में ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इसमें ज़्यादा मैटर नहीं है। कभी कभी 1-2 नंबर में इसका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बहुविकल्प के रूप में या 2 नंबर के रूप में इसका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन में इसके आने की उम्मीद बहुत कम है, तो इसलिए आज ही इस चैप्टर को कुछ समझेंगे और आज की वीडियो में इसको निपटाएंगे। यानी कि एक वीडियो और एक चैप्टर आज आपके लिए मैं लाया हूँ। तो इस चैप्टर को समझने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना जरूरी है। तो देखते हैं आज का नेक्स्ट चैप्टर समाशोधन गृह यानी क्लियरिंग हाउस। तो क्लियरिंग हाउस का क्या मतलब है? जो बैंक होते हैं उसमें आपने यदि देखा होगा कि यदि आपका अकाउंट, मान लीजिए बाई चांस आपका अकाउंट एसबीआई बैंक में है, आप एसबीआई बैंक के अकाउंट होल्डर हैं। यदि कोई आपको चेक काट कर देता है और वो चेक जिसने काट कर दिया है, मान लीजिए उसका अकाउंट पीएनबी में है, पंजाब नेशनल बैंक, तो अब वो चेक जो काट कर दिया है वो पीएनबी का है और जबकि आपका अकाउंट है एसबीआई का। इत्तेफाक से ये चेक अकाउंट पे ही था, तो आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आपको जरूरत नहीं है कि आपको पीएनबी में ही अकाउंट हो। ये क्रॉस चेक है और क्रॉस चेक का पेमेंट अकाउंट के माध्यम से ही होता है, डायरेक्ट विंडो से नहीं होता। तो आप सोच रहे हैं कि आपका पीएनबी में अकाउंट नहीं है, कैसे इसका भुगतान होगा? तो ये आपको घबराने की इसमें आवश्यकता नहीं है। आप इस चेक को अपने एसबीआई में भी जमा करा सकते हैं, अपने एसबीआई में भी, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, जिसमें किसी भी बैंक में आपका खाता है, दूसरे बैंक का चेक जमा करा सकते हैं। आप देखेंगे कुछ दिन बाद, कभी कभी तो तुरंत भी हो जाता है या कुछ 1-2 दिन इसमें लग जाते हैं। ये जो इसका अमाउंट था, मान लीजिए 5000, ये अमाउंट आपके एसबीआई के अपने अकाउंट में जमा हो जाती है। यानी कि आपके अकाउंट का जो पेमेंट है आपको तो एसबीआई से मिल गया ना, आपको पीएनबी जाने की जरूरत नहीं पड़ी, आपका जिस बैंक में अकाउंट था उसी से आपका पैसा मिल गया। लेकिन ये तो आपको तो पैसा मिल गया, आप तो अपने पैसा लेके घर बैठ गए, लेकिन इसके अंदर का प्रोसेस क्या रहा होगा जो स्टेट बैंक और पीएनबी के बीच में हुआ होगा? तो स्टेट बैंक और ऐसा तो है नहीं कि स्टेट बैंक ने पीएनबी का पैसा दे दिया, भाई पीएनबी के में पैसा जमा है, तो कुछ ना कुछ तो इन लोगों में कोई बात, कोई भी सेटलमेंट कुछ तो हुआ होगा ना। ठीक है, तो वही जो इस तरह के चेक होते हैं, जो एक बैंक का चेक दूसरे बैंक द्वारा या दूसरे बैंक का चेक तीसरे बैंक द्वारा जब क्लियर किया जाता है, तो एक दूसरे से जो उनकी व्यवस्था चलती है एक दूसरे का चेक का भुगतान करने की, वो समाशोधन गृह यानी क्लियरिंग हाउस के अंतर्गत ही चलती है। तो आज हम उसी प्रक्रिया को समझने वाले हैं कि कैसे एक बैंक दूसरे बैंक के चेकों को क्लियर करता है। इसलिए क्लियरिंग हाउस इस चैप्टर का नाम है। ठीक है, तो यानी समाशोधन गृह एक ऐसी व्यवस्था है, समझते हैं दोबारा से, यानी कि समाशोधन गृह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत विभिन्न बैंक बिना नकदी का लेन देन किए एक दूसरे के चेकों का भुगतान करते हैं। समझ में आया होगा शायद आपकी कि समाशोधन गृह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें विभिन्न बैंक बिना नकदी का लेन देन किए एक दूसरे के चेकों का भुगतान करते हैं। अब ऐसा करते क्यों हैं ये भी समझिए। अभी मैंने एसबीआई और पीएनबी की बात की थी। पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक और एसबीआई। अभी आपने ये देखा कि इसके चेक का भुगतान एसबीआई ने किया और मैंने अभी आपको एक अर्थ बताया, एक डेफिनेशन बताई कि बिना नकदी का लेन देन किए एक बैंक दूसरे बैंक के चेकों को भुनाता है। तो बिना नकदी के लेन देन किए ये कैसे संभव है? भाई एसबीआई के ने पीएनबी का पैसा बिना नकदी का लेन देन किए ऐसे कैसे कर दिया? तो ऐसा होता है वास्तव में। कैसे?
भाई ये केवल बाजार में केवल ये इकलौता सिंगल चेक ही कोई था, और भी चेक चलते हैं। चेक का आदान प्रदान बाजार में विभिन्न माध्यम से, विभिन्न ग्राहकों के, विभिन्न व्यापारियों के माध्यम से चेकों का लेन देन होता रहता है। तो आज तो सिचुएशन ये पड़ गई कि एसबीआई ने पीएनबी के चेक का भुगतान कर दिया। क्या भविष्य में ये सिचुएशन नहीं पड़ सकती कि पीएनबी ने एसबीआई के चेक का भुगतान किया हो या भूतकाल में कभी किया हो? तो जब एक दूसरे के चेकों का भुगतान ये करते हैं तो बिना नकदी के लेन देन के लिए करते हैं, और इसकी व्यवस्था ये केवल लिखित रूप में करते हैं, ये केवल लिखित रूप में करते हैं, ना कि नकदी का लेन देन किए। एसबीआई लिख देगा कि भी हमने पीएनबी का पेमेंट करा, और पीएनबी लिख देगा कि हमने एसबीआई का इतना पेमेंट करा। अब दोनों जब हिसाब मिलाते हैं, अंत में एक समय ऐसा आता है जब सारे जो सदस्य बैंक हैं वो बैठते हैं एक निश्चित तिथि में, और ये देखते हैं कि किस बैंक के चेकों का भुगतान उन्होंने किया और उस बैंक ने हमारे कितने चेकों का भुगतान किया। इस प्रकार अंत में जो राशि, मान लीजिए एसबीआई ने 5000 के चेकों का भुगतान किया और पीएनबी ने कभी एसबीआई के 7000 चेकों का भुगतान किया, तो बिना नकदी के किया। अब जब अंत में एक निश्चित तिथि में बैठेंगे, इस बात को क्लियर करेंगे, तो ये दिखाएगा कि पीएनबी को एसबीआई से 2000 रुपए लेने हैं, और एसबीआई ये दिखाएगा कि पीएनबी को 2000 रुपए देने हैं। तो ये सारी व्यवस्था केवल लिखित में चलती है, बिना नकदी का लेन देन किए। तो ये व्यवस्था जिस की प्रक्रिया के अंतर्गत चलती है, उस व्यवस्था को, ये प्रक्रिया जिस व्यवस्था के अंतर्गत चलती है, उस व्यवस्था को समाशोधन गृह कहते हैं। समाशोधन गृह कहते हैं, यानी समाशोधन गृह एक निश्चित क्षेत्र में के जो बैंक होते हैं उनके बीच होता है। तो निश्चित क्षेत्रों के बैंक, एक समाशोधन गृह की अभी मैं प्रक्रिया और भी समझाऊंगा। एक निश्चित तिथि ऐसी होती है, उसमें ये बैठते हैं और अपने अपने चेकों का ये भुगतान निपटारा करते हैं कि हमने इतने चेकों का भुगतान किया, आपने इतने चेकों का भुगतान किया। तो ये जो प्रक्रिया चल रही है, यही चेकों की व्यवस्था जो कर रहे हैं बिना नकदी का लेन देन किए, केवल लिखित में कर रहे हैं, तो ये व्यवस्था ही क्लियरिंग हाउस कहलाती है। ठीक है, तो क्लियरिंग हाउस की थोड़ा इतिहास में बात करते हैं। विश्व में सबसे पहले सन 1755, याद रखना, कभी कभी बहुविकल्प के रूप में ये क्वेश्चन आता है। विश्व में सबसे पहले सन 1755 में लंदन में पहला समाशोधन गृह स्थापित किया गया था। पहला समाशोधन गृह सर्वप्रथम, कभी कभी यह आता है कि सर्वप्रथम समाशोधन गृह की स्थापना कहाँ हुई या कब हुई, तो 1755 और लंदन दोनों ही आपको याद रखने पड़ेंगे। समाशोधन गृह की सबसे पहले स्थापना लंदन में 1755 में हुई थी। धीरे धीरे इसका विकास हो गया और अन्य देशों में भी यह व्यवस्था अपनाने लगे। उसके बाद 1853 में अमेरिका में समाशोधन गृह की स्थापना होने लगी। भारत में यह व्यवस्था कब आई, ये इसको अभी मैं लिखा रहने देता हूं, आप याद करिए। 1755 लंदन, उसके बाद जो व्यवस्था आई थी, मोस्टली यही क्वेश्चन आता है, ये नहीं आता है। ठीक है, तो अब भारत में ये व्यवस्था कैसे चली। भारत में सर्वप्रथम 1921 में इंपीरियल बैंक द्वारा यह व्यवस्था की जाती थी। 1921 में इंपीरियल बैंक, और भारत में केवल 4 ही समाशोधन गृह थे, केवल 4, जो थे दिल्ली में, कोलकाता में, चेन्नई में और मुंबई। भारत में इंपीरियल बैंक द्वारा यह व्यवस्था 1921 में की जाती, क्योंकि उस समय रिजर्व बैंक की स्थापना नहीं हुई थी। तो केवल भारत में 4 समाशोधन गृह ही थे जो इन बड़े बड़े शहरों में थे। उसके बाद रिजर्व बैंक की स्थापना की गई, और रिजर्व बैंक से कई बैंक अटैच हुए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन वगैरह ये उसकी प्रोसेस रिजर्व बैंक ही देखता था बैंकों की। कई लिस्टेड बैंक रिजर्व बैंक के अंडर में चले गए। तो उसके बाद ये व्यवस्था रिजर्व बैंक द्वारा देखी जाने लगी, यानी समाशोधन गृह की व्यवस्था इंपीरियल बैंक के बाद ये रिजर्व बैंक द्वारा देखी जाने लगी। इस समय भारत में
ये भी याद रखने वाली क्वेश्चन है। याद रखना, मैं लेटेस्ट बता रहा हूं, बुक में कुछ और हो सकता है। इस समय भारत में कुल 860 समाशोधन गृह हैं, 860, जिसमें से 840 एसबीआई और जो उसके सहायक बैंक हैं उसके द्वारा संचालित किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि रिजर्व बैंक की शाखा हर शहर में स्थित नहीं है, तो रिजर्व बैंक का जो एक तरह से स्टेट बैंक रिजर्व बैंक के एजेंट के रूप में कार्य करता है। जहां रिजर्व बैंक नहीं होता वहां स्टेट बैंक उसकी तरफ ओर से कार्य करता है। यानी कि भारत में जो 860 समाशोधन गृह हैं उसमें से 840 एसबीआई और उसके सहायक बैंकों द्वारा देखे जाते हैं। बाकी के 14 आरबीआई द्वारा देखे जाते हैं। आरबीआई जिन बड़े महानगरों में है वहां पर यह व्यवस्था आरबीआई देखता है। और बाकी के बचे कितने? 6। तो ये बाकी के जो नेशनल बैंक हैं, बाकी के जो नेशनल बैंक्स हैं उनमें 6 समाशोधन गृह नेशनल बैंक, जो अदर नेशनल बैंक हैं उनके अंडर में यह व्यवस्था आती है। तो टोटल भारत में इस समय कितने हैं? 860, ठीक है, जिसमें से एसबीआई 840, आरबीआई 14 और नेशनल बैंक 6 समाशोधन गिरोह का कार्य देखते हैं। तो एक क्षेत्र में जहां ये व्यवस्था एक क्षेत्र के अंदर में बटी होती है, ऐसा नहीं कि हर जगह का, एक क्षेत्र के अंदर में बटी होती है और एक निश्चित तिथि आती है, उस तिथि में सारे बैंक एक तिथि पर बैठते हैं और अपने अपने चेकों का केवल लिखित में निपटान करते हैं, केवल लिखित में, बिना किसी नकदी को दिए। ठीक है, तो ये समाशोधन गृह की मैंने आपको इतिहास भी बताया, भारत में कितने हैं ये भी बताया, इसका अर्थ भी बताया। अब बात चलते हैं इससे फायदा क्या है, इसके लाभ क्या हैं। तो समाशोधन गृह के लाभ भी देखते हैं। तो क्या क्या लाभ हैं? सबसे पहला लाभ है इसका कि सामूहिक रूप से हिसाब किताब हो जाता है। सामूहिक रूप से हिसाब किताब, सामूहिक रूप से हिसाब किताब यानी कि सारे बैंक व्यक्तिगत रूप से हिसाब किताब ना करके कि मेरे कितने चाहिए, तुम पे कितने चाहिए, वो समूह बनाकर बैठते हैं सारे बैंक के सदस्य और उसमें ये हिसाब बनाते हैं लिखित में कि किस बैंक पर कितना लेना है, किस बैंक से कितना लेना है, किस बैंक को कितना देना है। तो ये हिसाब किताब व्यक्तिगत ना चलकर सामूहिक रूप से चलता है। सबसे पहला इसका फायदा ये कि लोग जो बैंक के सदस्य होते हैं वो सामूहिक रूप से इसमें बैठते हैं। ठीक है, दूसरा है भुगतान प्राप्ति में शीघ्रता। भुगतान प्राप्ति में शीघ्रता, आप चेक जमा कीजिए, उसका पेमेंट, अब तो कंप्यूटराइज बैंकिंग हो गई है, दूसरे दिन उसका पेमेंट आ जाता है। आपस में बैंक इतनी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि इसका पेमेंट, ये चेक सही है या नहीं है, और आपको तुरंत भुगतान अगले दिन मोस्टली प्राप्त हो जाए। जब कंप्यूटर की ये व्यवस्था नहीं थी, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन का सिस्टम नहीं था, तब इस चेकों का भुगतान लेने में काफ़ी दिन, 8-10 दिन लगभग लग जाते थे। तो आज ये क्या है, आज चेकों का भुगतान इसके द्वारा हो जाता है। आगे है ये हो गया। अब तीसरा है नकद कोष में कमी। नकद कोष में कमी। अब क्या है, चेकों के माध्यम से भुगतान चल रहे हैं, लोग चेक काट रहे हैं, एक दूसरे को खाते में जमा हो रहा है पैसा, तो इससे क्या है, बैंक को अधिक पेमेंट नगद रूप में नहीं करना पड़ रहा है। उस खाते से निकल के इस खाते में जमा हो गया, जब इस खाते से निकल के उस खाते में जमा हो गया, तो क्या है, बैंक के जो नकद कोष हैं कि जनता पैसा मांगने आएगी वो अपना उस पैसे को मोस्टली खाते में रखती है। तो नकद कोष तो वो रखते हैं लेकिन उस मात्रा में वो नहीं रखते कि नकद भुगतान करना है, इसलिए बैंकों के नकद कोषों में कमी हुई है, जिससे वो उस धन का और कहीं प्रयोग कर सकते हैं। आगे है मुद्रा के प्रयोग में कमी। यही वाली बात जो मैंने अभी बताई, मुद्रा के प्रयोग में कमी।
जब चेकों के माध्यम से लेन देन चल रहा है तो मुद्रा के प्रयोग में कमी होगी। एक बात और आप यही समझिए मुद्रा के प्रयोग में कमी से, समाशोधन गृह की जो प्रणाली है वो चेकों का निपटान करने से संबंधित है। भारतवर्ष में लगभग प्रत्येक वर्ष लगभग 600 करोड़ चेक, 600 करोड़ चेक का निपटारा समाशोधन गिरोह के माध्यम से ही किया जाता है। लगभग 600 करोड़ चेक, 600 करोड़ चेक कह रहा हूं मैं, रुपए नहीं, रुपए हैं लगभग 8000 अरब, यानी 8000 अरब यानी 600 करोड़ चेकों का भुगतान, 600 करोड़ चेकों का निपटारा केवल समाशोधन गृह के माध्यम की व्यवस्था से ही किया जाता है, क्लियरिंग हाउस के द्वारा। ठीक है, ये बात भी इंपॉर्टेंट थी। आगे है जोखिम से मुक्ति। जोखिम से मुक्ति, जोखिम से मुक्ति क्या है? आप कहीं चेक ले जा रहे हैं, आप धन ले जा रहे हैं बहुत सारा, तो आपको रास्ते में खतरा तो है, पैसे गिर जाएं, चोरी हो जाएं। इससे क्या है, आप चेक को बैंक में जमा कराइए और आराम से जाइए और दूसरी जगह इस पैसे को निकाल लीजिए। तो क्या है, जो धन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की जो जोखिम था रास्ते में, वो जोखिम खत्म हो चुका है। और एक लास्ट और है चेकों के प्रयोग में वृद्धि। चेकों के प्रयोग में वृद्धि, चेकों के प्रयोग में वृद्धि होने से मुद्रा कम चलेगी, कम घिसेगी, मुद्रा पर वे कम होगा। तो चेक के माध्यम से भुगतान करना भी एक बहुत अच्छा तरीका है, जिससे मुद्रा चलन में कम जाती है, मतलब खराब कम होती है। तो इससे मुद्रा का जो प्रयोग है वो सीमित हो जाता है चेक के माध्यम से, जिसका निपटान समाशोधन गृह के द्वारा किया जाता है। तो आज हमने क्या पढ़ा? समाशोधन गृह, जो बैंक चेकों का निपटारा करते हैं एक दूसरे के, वो समाशोधन गृह के माध्यम से ही करते हैं। विश्व में कब स्थापित हुए, भारत में कितने थे, क्या इसका इतिहास था, ये भी मैंने बताया। उसके बाद मैंने इसके आपको लाभ भी बताया और क्या इसकी विशेषता है। ये विशेषता यहाँ लिखी है, 600 करोड़ चेक, 8000 अरब रुपए का निपटारा समाशोधन गृह के माध्यमों से ही किया जाता है। ठीक है, तो ये थ्योरिकल था, इतना ही इस पूरे चैप्टर में है, ज़्यादा नहीं है। आज की वीडियो मैंने कहा था एक वीडियो एक चैप्टर, तो ये फिनिश होता है आज। अब मिलेंगे किसी नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।